आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर 25 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो मैं लाइव इंटरेक्शन करता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर मैं लाइव इंटरेक्शन करता हूँ एस्पिरेंट्स के साथ, उनके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सॉल्व करता हूँ लाइव। तो वो कहाँ पर आते हैं, उसके नोटिफिकेशन कैसे आते हैं, कैसे हम उसमें एनरोल कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम से ही मिलती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी पीडीएफ आती है, उन सबको अपने पास रखिए जिससे कि आप रिवाइज कर सको। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें आर्टिकल देखने को मिलता है कॉरपोरेट्स एज बैंक्स की इश्यूज। अब देखिए, हाल ही में जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था, ऑलरेडी हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की हुई है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी यहाँ पर बैंक्स में घुसने की इजाज़त दी जा रही है। तो अब इसका परिणाम जो है वो क्या हो सकता है, मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। तो अब आपको इसमें से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो पता है, क्योंकि लास्ट के ही लेक्चर में हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखी है। अब इसके फ़ायदे नुकसान जो है उसकी बात की जा रही है। तो अब शॉर्ट में हम इस फ़ायदे नुकसान को देखने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमी जब हम देखते हैं तो इकोनॉमी में आपको इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ भैया इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या होगा, ये अगर होता है तो क्या होगा, वो अगर होता है तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि जो भी मूव यहाँ पर लिया जा रहा है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर 5 रीजंस देखते हैं किस बारे में, तो यहाँ पर हम ऑक्सफोर्ड AZ वैक्सीन स्टोर जो है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, इसमें बहुत चीज़ें वैक्सीन के बारे में चलती रह रही है। वैक्सीन के बारे में अगर हम देखते रहेंगे तो फिर तो वो बहुत ही बुरी तरीके की अवस्था हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ जो है वैक्सीन के बारे में आपको पता रहना कोई ज़रूरी नहीं है। और जब फाइनल वैक्सीन आ जाएगी उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या लॉसेस है, वो हम वहाँ पर कवर करेंगे। उसके कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग देखने की हमें ना ही ज़रूरत है और ना ही अभी उसके बारे में चर्चा करने की बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रू ट्राइबल जो है उनके सेटलमेंट की बात की गई है। ब्रू ट्राइबल सेटलमेंट, ये मुद्दा हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, मगर काफ़ी टाइम हो गया है तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा अगर जीएस पेपर हम 2 देखते हैं, उसी के साथ जीएस पेपर 4 देखते हैं,
उसी के साथ साथ जीएस पेपर 1 भी देखते हैं तो इन सभी पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ट्रू ट्राइबल सेटलमेंट जो है उसके बारे में देखेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे पूरा मुद्दा जो है वो क्या था। फिर उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट जो है त्रिपुरा में क्यों हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मुद्दा जो है वो आ रहा है 3D प्रिंटेड स्वैब नाउ इन यूज वर्ल्ड वाइड। 3D प्रिंटिंग के बारे में आपको पता होगा क्या होता है, प्रिंटिंग ही होती है लेकिन वो 3D प्रिंटिंग होती है, मतलब बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो 3D प्रिंटिंग से बनाई जा रही है। तो अब यहाँ पर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है कि इसमें आपको 3D प्रिंटिंग जो है उसके एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से 3D प्रिंटिंग के एडवांटेजेस है, या फिर मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 3D प्रिंटिंग जो है वो क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, तो उसका एडवांटेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। इसकी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटोटाइपिंग होती है वो काफ़ी रैपिड होती है, तो इसकी रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, है ना। पार्ट्स प्रिंटिंग रहेगी तो बट ऑब्वियस है पार्ट जो है काफ़ी लाइट वेट रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फास्ट बनती है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो टाइम है वो बच जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वेस्ट जो है ये काफ़ी मिनिमाइज होता है, जो भी वेस्ट है काफ़ी मिनिमाइज होता है, और इसी के वजह से हमें कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलती है। और यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी महंगी आती है वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में नज़र आ रही है, इसलिए वर्ल्ड वाइड जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ ये ईजिली एक्सेसिबल है, अगर हम इसका एक्सेस देखते हैं तो काफ़ी ईजिली हो जाता है, और उसी के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके जो आपके आंसर राइटिंग में आने ही चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर में बोलिए आप अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर हेल्थ केयर में खासकर काफ़ी इफेक्ट उसका हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हमें इसके देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिमिटेड मटेरियल जो है ना, 3D प्रिंटिंग जो है ये यहाँ पर लिमिटेड मटेरियल इसका हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो बिल्ड साइज है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसा नहीं कि भैया तुम कुछ भी बना रहे हो, एरोप्लेन जो है वो 3D प्रिंटिंग से बना रहे हो, है ना। अब आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट जैसे यूपीएससी में अगर आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एट प्रेजेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फिर इंटरनेट का क्या यूज़ होगा, एट प्रेजेंट सिनारियो से अगर हम देखते हैं तो इसका क्या यूज़ होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आ जाते हैं। उसी के साथ साथ इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी रिफाइंड तौर पर वो सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जॉब्स है, लोगों की जॉब जो है उस पर भी यहाँ पर असर डालता है, तो ये भी आता है। कॉपीराइट इश्यूज जो है वो भी आ सकते हैं, तो काफ़ी इसके ड्रॉबैक्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो एडिटोरियल पेज में ये वाला जो आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32, अगेन आर्टिकल 32 के बारे में आर्टिकल आ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आर्टिकल 32 के बारे में देखा था, मैंने डिटेल में आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया था, है ना। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे इनविजिबल पेंडेमिक जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहा है। अभी आपको पता होगा लॉकडाउन जो लगा था उसके बाद से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, मतलब जो महिलाएं हैं उन पर जो अत्याचार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, इंक्लूडिंग नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, ये हम इस आर्टिकल के थ्रू देखने वाले हैं। ये अगर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो फिर से वो कंपटीशन लाने के लिए ज़्यादा बैंक चाहिए, कॉर्पोरेट को लाना रिस्क है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो हम यहाँ पर शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो ये दो आर्टिकल साथ में देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो फिर वही मतलब पॉलिटिकल आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, ये भी पॉलिटिकल और ये भी पॉलिटिकल। तो मतलब ये वाला जो है आइडियाज़ पेज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आज का। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स और एथिक्स का कोर्स इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स आने वाला है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स एज अ बैंक की इश्यूज क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं।
अभी देखिए रिसेंट रिपोर्ट जो है इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो हमें देखने को मिली और काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है उसका किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। और ख़ासकर अगर हम देखें तो एक जो सुझाव है जिसके तहत जो लार्ज कॉरपोरेट है, इंडस्ट्रियल हाउसेस है, उनको टू बी प्रमोटर ऑफ प्राइवेट बैंक्स, मतलब क्या है कि भैया प्राइवेट बैंक जो है उसमें आप एंट्री कर लो, एंट्री मार लो। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसकी काफ़ी आलोचना जो है ये की जा रही है। तो इससे काफ़ी बड़ा मुद्दा ये बन जाता है, जिसके बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है कल के लेक्चर में, कि क्या क्या उसमें बोला गया है, क्या क्या उसमें देखा गया है, वो सारे के बारे में हमने कल के लेक्चर में देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट बैंक वर्सेस अदर बैंक ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू इसमें है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो येलो इसमें है वो है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड जो रेड इसमें है वो है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ पर स्टाफ एक्सपेंसेस टू टोटल इनकम, यहाँ पर आप देखिए कितना है स्टाफ का एक्सपेंसेस टोटल इनकम के मुकाबले। तो आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ओ हो पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स है और जो न्यू प्राइवेट बैंक्स है उनके बारे में आप देखिए तो ज़रा, है ना। तो ये है स्टाफ एक्सपेंसेस। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था इस साल के, उसमें हमें पता चला है कि जब से प्राइवेट बैंक ने एंट्री मारी है तब से यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है ना। जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे देखा है या नहीं आपने? देखिए इकोनॉमिक सर्वे डालिए, इकोनॉमिक सर्वे बाय मयूर मोगरे आप डालिए, आपको इकोनॉमिक सर्वे के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे और तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको इस एग्जाम में भी, मतलब 2021 के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिए उनको। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं बैंक ग्रुप वाइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिपॉजिट इन परसेंटेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिले हैं। बैंक ग्रुप वाइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एडवांसेस इन परसेंटेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स हमें किस तरीके से देखने को मिले हैं। ये आरबीआई के सोर्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मूव यहाँ पर बोला गया है, ये जो यहाँ पर बताया गया है कि कॉर्पोरेट का लॉ, ये इतना क्रिटिसाइज किया क्यों जा रहा है? हिस्टोरिकली आरबीआई जो है हैज़ बीन अ व्यू कि जो ओनरशिप स्टेटस है बैंक का, वो यहाँ पर जो बैलेंस है इफिशियंसी, इक्विटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें सही तरीके का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम जो है, गवर्नमेंट ओन्ड जो बैंकिंग सिस्टम होती है, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर अच्छे खासे होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन इसमें लोगों का काफ़ी ट्रस्ट होता है। इसलिए हमें डिपॉजिट जो है वो भी एसबीआई में आप देखिए ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लोगों का ट्रस्ट होता है प्राइवेट बैंक के मुकाबले। कि भाई प्राइवेट बैंक कब बंद हो जाएगी पता नहीं चलता, प्राइवेट बैंक में क्या धोखा हो जाएगा कुछ बताते नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक जो है वो हमारा अच्छा खासा ध्यान रखेगी, वो हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, ऐसा देखने को मिलता है। मोर एवर इवन इन प्राइवेट बैंक ओनरशिप पास्ट रेगुलेटर जो है वो प्रिफर्ड किए गए हैं टू इट बी वेल डाइवर्सिफाइड, है ना। और कोई भी एक सिंगल ओनर के पास स्टेक्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। मोर स्पेसिफिकली मेन कंसर्न जो है लार्ज कॉरपोरेट को अलाउ करने का, जिनका टोटल एसेट जो है 5,000 करोड़ से ऊपर है, जो सही तरीके से चल रहे हैं, है ना। ये सब जो हमें देखने को मिल रहा है ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एथिक्स का लेक्चर देखा है नहीं आपने एमएम एकेडमी का? एथिक्स के लेक्चर में मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कवर किया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आपको दोनों ही चीज़ें सही नज़र आ रही है, मतलब उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी शामिल होता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल होता है। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा लोन है, आप कोई बैंक में नौकरी कर रहे हो और आपके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, तो अब आपको ये हो रहा है कि यार ये लोन जो है मैं कैसे चुकाऊँ, ऐसा हो रहा है। और उसी दौरान आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आप समझिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पर आपका बहुत बड़ा पैसों का हिस्सा जो है, जो आपकी सेविंग है वो खर्च हो गई है, ठीक है। मतलब आपके पास सेविंग जो है वो अवेलेबल नहीं है आपको, लेकिन लोन की किस्त जो है वो भरना है, जो बहुत बड़ा लोन है। तो एक आपके पास एक इंसान आता है, एक अच्छा खासा एक समझ लीजिए बिल्डर आता है। बिल्डर बोलता है कि देखो मेरा ये लोन जो है तुम पास कर दो, मैं तुमको इसके बदले में कुछ करोड़ रुपए, मतलब जितना भी आपका लोन होगा वो वहाँ पर चुकता पूरा कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है
कि आपको यहाँ पर वो बिल्डर को लोन देना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिस्क है। अगर आप लोन दे देते हो तो यहाँ पर हो सकता है बैंक के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाए, एनपीए जो है वो बढ़ जाए। मगर अगर आपने लोन दे दिया तो फिर आपका जो प्राइवेट लोन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि समझ लीजिए, अगर मैं आपको एथिक्स पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर है, और अब अगर उसके कोई चाचा है, ठीक है, चाचा है, उन्होंने भी कोई बीड भरी है, और अगर अलग अलग लोगों ने कोई चीज़ के लिए बीड भरी है, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया नहीं है कि चाचा को दे दूँ क्या, या फिर जो डिजर्विंग है जिसको एक्चुअल में मिलना चाहिए उसको दूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई चाचा को दूंगा तो मुझे आधे पैसे जो है उसके मिल जाएंगे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रिटी जो है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, हमें यहाँ पर ऑनेस्टी जो है वो रखना ज़रूरी होता है, हमें प्रॉबिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती है। मैंने अच्छे तरीके से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रॉबिटी का डिफरेंस जो है वो भी बताया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी के साथ मोर टेक्निकली कनेक्टेड लेंडिंग जो है, कनेक्टेड लेंडिंग, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो अब सवाल यही आता है कि कनेक्टेड लेंडिंग क्या है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, कनेक्टेड लेंडिंग रेफर किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पर जो प्रमोटर है, देखिए प्रमोटर को आप कंफ्यूज मत कीजिए, प्रमोटर मतलब प्रमोट करने वाला नहीं, प्रमोटर मतलब सोचिए कि मतलब एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊं, सादे सादे इसमें लेमन लैंग्वेज में, तो जिसने शुरू की है, बैंक जिसने शुरू की है, ठीक है। तो प्रमोटर जो है बैंक का, वो बोरोवर भी होता है, एंड एज सच इट इज पॉसिबल फॉर द प्रमोटर टू चैनल द डिपॉजिटर्स मनी इनटू ओन वेंचर्स। मतलब यहाँ पर क्या करेगा वो, क्या कर सकता है, अगर आसान, और इसको आसान शब्दों में रिफाइन करके मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, समझ लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर बैंक जो है वो ओपन की है, ठीक है, बैंक यहाँ पर मैंने ओपन की है, और मेरा कॉर्पोरेट एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। अब मैंने अगर कोई बैंक ओपन की है, उसमें क्या होगा, उसमें डिपॉजिटर जो है वो पैसा अपना क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। अब बैंक में अच्छा खासा पैसा जो है वो डिपॉजिट रहता है। समझ लीजिए यहाँ पर 100 करोड़ जो है वो डिपॉजिट में आया हुआ है, ठीक है, 100 करोड़ डिपॉजिट में आया हुआ है। अब मुझे पता है कि 100 करोड़ में से जो 50 करोड़ है, 50 करोड़ है, ये तो बैंक में रहने ही वाला है। अब ये 50 करोड़ अगर मैं मेरे वेंचर्स के लिए इस्तेमाल कर लूँ तो, हर्षद मेहता का पता है ना, हर्षद मेहता बेसिकली होता क्या था कि जो बैंक में, अगर एकदम ही आसान इसमें हम देखें, हर्षद मेहता जो है मतलब बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, जो मतलब पड़ा रह रहा है, उसी को क्या करना है, उसी को हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब टेक्निकली ऐसा नहीं था, वो काफ़ी उसमें अलग अलग चीज़ें थी, बैंक रिसीट्स वो सब इस्तेमाल होता था, लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऐसे ही था ना, जो पैसा पड़ा हुआ है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होने लग जाए, जैसे कि रिसेंट एपिसोड में आप देखोगे, यस बैंक हो गया, डीएचएफएल हो गया, है ना, तो मतलब कनेक्टेड लेंडिंग्स की ये है कि भैया हमारे खुद के वेंचर्स के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए जो बैंक में रखा हुआ पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे डिपॉजिटर्स के पैसे को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इवॉल्व हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर रिकमेंडेशन क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो है, पैसों की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, और इसके लिए क्या है कि भैया पैसे देने के लिए जो यहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो काफ़ी सक्षम है। अब यहाँ पर कंपटीशन जो है बैंक्स में वो भी होनी चाहिए। अभी देखिए ना, अब कंपटीशन हो गई है तो मतलब बैंकर्स लोगों का कैसा हाल हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको प्रेशर अब जो है वो किया जाता है। पहले ऐसा था क्या, जब एसबीआई वगैरह सिर्फ नेशनलाइज बैंक थे तब इतना प्रेशर होता था क्या? बिल्कुल नहीं। अब प्रेशर भी कितना बढ़ गया है ना। मतलब एचडीएफसी में मेरे जितने भी दोस्त है, या फिर जो पीओ वगैरह लगे हैं, एसबीआई में बोलिए, अलग अलग बैंक्स में बोलिए, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, तो मतलब जीना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कंटिन्यूसली उनको रात को मतलब जो एचडीएफसी में, खासकर जो एचडीएफसी में मेरे जितने भी है मैनेजर्स बोलिए, मैनेजरल पोस्ट पर बोलिए, उससे ऊपर की पोस्ट पर बोलिए, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर बोलिए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 10-10 बजे तक उनको बैंक में रुकना पड़ता है। इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, जो ब्रू ट्राइबल है उसकी सेटलमेंट यहाँ पर वायलेंट क्यों ट्रिगर कर रही है, प्रोटेस्ट क्यों ट्रिगर कर रही है त्रिपुरा में। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा जो है उसने यहाँ पर काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर विटनेस किए हैं। क्यों? तो जो रीसेटलमेंट प्लान यहाँ पर लगाया गया है ब्रू ट्राइबल्स का, उसके लिए एक इंसान जो है वो मारा भी गया है इन पुलिस फायरिंग,
और उसी के साथ साथ काफ़ी लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज भी किए गए हैं। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है, फिर उसके बाद नागालैंड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, यहाँ पर आप देखोगे कोहिमा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मणिपुर अगर हम देखते हैं तो इम्फाल हमें देखने को मिल रहा है। मिजोरम अगर हम देखते हैं ऐजवाल देखने को मिल रहा है, और त्रिपुरा अगर हम देखते हैं अगरतला देखने को मिल रहा है। इसमें से दो जो स्टेट्स है, एक है मिजोरम एंड एक है त्रिपुरा, ये दो स्टेट जो है, ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने नागाज, अगर आपने पॉलिटिकल लेक्चर्स अटेंड किए एमएम एकेडमी के, नागाज बोलिए, मिजोज बोलिए, है ना, इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में चीज़ें जो है वो देखी हुई है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल क्यों रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो क्यों रहा है, तो जो ब्रू सेटलमेंट है, ब्रू ट्राइबल्स है, उनके तहत यहाँ पर हमें जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ब्रू ट्राइबल्स है कौन। उससे पहले हमें यहाँ पर रिलीजन जो है त्रिपुरा में वो देखना ज़रूरी है। तो वो अगर हम देखते हैं तो हिंदुइज्म जो है वहाँ पर हमें इतना % देखने को मिलता है, इस्लाम अगर हम देखते हैं तो वो देखने को मिलता है, क्रिश्चियनिटी इतनी देखने को मिलती है। तो जो एथनिसिटी होती है, रिलीजियस बैकग्राउंड होते हैं, ये हमें पता रहना ज़रूरी होता है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर त्रिपुरा का जो एथनिसिटी है, जो रिलीजियस ग्रुप्स है, वो देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली मुद्दा क्या है, तो ब्रूज जो है वो है कौन। देखिए ये जो है ये कम्युनिटी इंडिजीनियस है नॉर्थ ईस्ट को, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं, उसके लिए इंडिजीनियस है। लीव करते हैं मोस्टली त्रिपुरा में, मिजोरम में एंड आसाम में, ठीक है। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो PVTG है, इसके तहत उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया और उसके तहत उन्हें कई सारे जो सहूलत है वो भी मिलती है। अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, तो ये टारगेट किए गए हैं बाय एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो ब्रूज है वो हमारे इसमें बिलोंग ही नहीं करते हैं। मतलब मिजोरम में जो लोग रहते हैं उनका ये बोलना है कि मिजोरम में जो ब्रूज है उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, वो हमारे इसमें बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए इलेक्टोरल रोल से भी इनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में भी उनको नहीं रखना चाहिए। ऐसी सारी मांग जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। मतलब अगर हम 1995 की बात करते हैं तो मिजोज एंड ब्रूज के बीच में काफ़ी क्लैश जो है वो हमें देखने को मिले थे। यंग मिजो एसोसिएशन एंड मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उन्होंने डिमांड किया था कि जो ब्रूज है उनको यहाँ पर स्टेट इलेक्टोरल रोल से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये मिजोरम की इंडिजीनियस नहीं है और इसीलिए हम में से बिलोंग ही नहीं करती है, तो फिर इनको रखना ही नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब जो ब्रूज है उन पर कुछ अटैक्स हुए, उसके बाद जो मिलिटेंट ग्रुप है वो अराइज हो गया। ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है उसका आगमन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल ग्रुप भी यहाँ पर स्थापित हो गया ब्रू नेशनल यूनियन के द्वारा, और उसी के साथ जो वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। और फिर 1997 आता है जिसमें 37,000 जो ब्रू लोग हैं, ब्रू ट्राइब्स है, वो त्रिपुरा भाग जाते हैं। मतलब हमारे मिजोरम जो है वहाँ से वो त्रिपुरा भाग जाते हैं, क्योंकि कई सारे उन पर अटैक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि एथनिक क्लैशेस जो है मिजोरम के तहत वो हो रहे थे। अब 1997 के बाद से 5,000 मिजोरम में फिर से वापस आ गए, क्योंकि मिजोरम में जो ब्रूज है उनके काफ़ी ज़्यादा जो सेटलमेंट्स है वो देखने को मिल रहे थे, घर जो है वो उनके थे, मतलब जो नौकरियां है वो सारी चीज़ें उनकी हमें मिजोरम में देखने को मिल रही थी। ये सब छोड़कर वो त्रिपुरा चले गए थे, और फिर उसके बाद 5,000 जो लोग हैं वो वापस आ गए, लेकिन 32,000 जो है वो त्रिपुरा में कैंप्स में ही रहने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जनवरी में जो अग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो मिजोरम गवर्नमेंट है और त्रिपुरा गवर्नमेंट है, इनके बीच में हमें देखने को मिला, जिसके तहत ये ब्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है उनमें भी ये हुआ और ये अलाउ किया गया कि 32,000 जो है उनको परमानेंटली जो स्टेट है उसमें रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही इजाज़त दे दी जाएगी। अब इस अग्रीमेंट के तहत जो सेंटर है उन्होंने अनाउंस किया 600 करोड़ का पैकेज, और जो ब्रू ट्राइब्स है उनको यहाँ पर जो त्रिपुरा है वहाँ पर रहने के लिए ज़मीन दी जाएगी। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी उनको फैमिली को सपोर्ट दिया जाएगा, उनको रेसिडेंशियल प्लॉट जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अग्रीमेंट के तहत हमें देखने को मिल रही थी। तो अब जब अग्रीमेंट हो गया है, अब जब पूरा सेटलमेंट हो गया है, अब जब यहाँ पर जो ब्रू है वो त्रिपुरा में रहने वाले हैं आराम से, तो फिर अब क्यों यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो रहे हैं।
तो अब यहाँ पर जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में पूरे मैटर जो है वो बढ़ रहा है। तो त्रिपुरा में बोलना ये है लोगों का कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर यहाँ पर अटैक होगा। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमें मिलने थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे। तो ये इसके वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या त्रिपुरा में कोई भी सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल। इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस जो है, जो चेयर करते हैं प्रद्योत देव बर्मन, तो वो यहाँ पर मतलब सपोर्ट जो है ब्रूस के लिए वो यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट मिल नहीं रहा है, सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अपोज जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत वायलेंस जो है वो हो रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो ब्रू का ट्राइबल सेटलमेंट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक। हालांकि हमने पहले भी ये कवर किया हुआ था, लेकिन अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इनविजिबल पेंडेमिक इस आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर जो जेंडर वायलेंस है, मतलब जो महिलाएं हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आर्टिकल में बात की गई है। तो देखिए हमारे एग्जाम पर अब ये आर्टिकल के बहुत विपरीत जाकर हम जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट वाइज समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है टोटल कंप्लेंट्स। टोटल कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर राइज हो गई है, मतलब मार्च में अगर आप देखोगे तो कंप्लेंट जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और आपको ये भी देखना है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंप्लेंट जो है वो भी नहीं आती है डोमेस्टिक वायलेंस की। रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है फ्रॉम 2 to 13। डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। अब पुलिस की एपैथी जो है टुवर्ड्स वुमेन ऑलमोस्ट 3-fold इंक्रीज जो है, पुलिस आर बिजी एनफोर्सिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी भी यहाँ पर जो साथ है वो नहीं मिल पा रहा है ना। अब हमारा आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है ना। तो उसी के साथ यहाँ पर जो कंप्लेंट है डिस्क्रिमिनेशन की जेंडर के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, एक्चुअल नंबर तो हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हमें लॉकडाउन के तहत कंप्लेंट जो है काफ़ी ज़्यादा राइज होती हुई देखने को मिली है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं उसके पीछे के? सबसे पहले तो प्रिवेसी, जो महिलाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती है ना। मतलब यहाँ पर जो प्रिवेसी है घर में भी, तो मतलब ऐसा है कि महिलाएं जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहना, घर के जो काम करती थी उसके वजह से क्या हो रहा था कि अब वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा वो एकदम जो पुरुष है, जो पुरुष प्रधान एक मेंटेलिटी रखते हैं कि हाँ हम हैं ये है, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई कि अब क्या होगा, जॉब, सैलरी, लाइवलीहुड, इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी का एक जो एंगर है वो निकल रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है जो घर की महिलाएं हैं उन पर। लॉकडाउन जो है इसने मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसके वजह से क्या है, जो वायलेंस हो रहा है, तो पहले ऐसा हो सकता था कि जो महिला है वो अपने दोस्त के यहाँ पे, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर चली जाए, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से क्या है कि कहीं जा भी नहीं पा रही है, तो वायलेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सजेशन जो है वो भी देखने को मिलते हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जो पुलिस है वो अभी बिजी है लॉकडाउन के चलते, तो यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर करा देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंश्योर करना चाहिए रिसोर्सेज की महिलाएं जो डिस्ट्रेस में है, हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर पूरी की पूरी महिलाओं का साथ दे, है ना। तो ये कुछ हमें सजेशन जो है वो भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेटअप किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी जनवरी 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, महिलाएं जो है उनको इक्वालिटी, हमें पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन जो है सभी सेक्टर में वो हम करा सके। अब फंक्शन जो है कि रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन, रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि वुमेन को जो भी पॉलिसी अफेक्ट कर रही है उसके ऊपर। तो ये उनके कुछ फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो। चलिए अभी हम न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट इस पर ही अगर हम देखते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर ऐप जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिए गए। अब देखिए आपको कई सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर कि ये बैन कर दिया गया है, इतना ये हो गया है, उतना वो हो गया है। पर मुझे आप बताइए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब आप अगर देखोगे तो कौन से ऐप बैन किए हैं ये इंपॉर्टेंट है क्या? गवर्नमेंट ने कौन कौन से बैन ऐप को बैन कर दिया है, ये नाम थोड़ी आपको पूछा जाएगा कौन से ऐप बैन हुए हैं। आपको साइबर सिक्योरिटी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो थ्रेट्स हो रहे हैं, जो हमारी प्रिवेसी को थ्रेट हो रहा है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको न्यूज़ को पढ़ना है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप वो वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही है, इस तरह की बातें हो रही, कौन सा ऐप बैन किए गए हैं, ये किया गया है, वो किया गया है, तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी आपका टाइम जा रहा है वेस्टेज जा रहा है। टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। फालतू की न्यूज़ जो पब्लिकली न्यूज़ होती है, जो पॉपुलिस्टिक न्यूज़ होती है, उसको देखना बंद करिए, ठीक है। इससे आप ही का टाइम बचेगा और अच्छी खासी आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये बैन किया गया है, इसके तहत हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आ रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने लव जिहाद लॉ जो है उसे क्लियर किया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कभी कभी यूपीएससी भावुक होकर ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी लेती है कि लव जिहाद जो है उसके रिगार्डिंग आप बताइए, लव जिहाद के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में लॉ जो लाया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो उन्होंने कौन सा ये लिया, हाईकोर्ट का एक निर्णय था। हाईकोर्ट के तहत ये बोला गया था कि हर इंसान को अगर हम हमारे आर्टिकल देखते हैं फंडामेंटल राइट के हिसाब से, तो हर इंसान को कोई भी रिलीजन जो है वो ग्रहण करने का अधिकार है कि मैं ये रिलीजन फॉलो करना चाहता हूँ खुद की मर्जी से। हाँ, लेकिन अगर आप शादी कर रहे हो, और ये भी है कि कोई भी जो अडल्ट है वो अपने हिसाब से किससे भी शादी कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर शादी की जा रही है सिर्फ कन्वर्जन के लिए, रिलीजन कन्वर्जन के लिए, तो वो गलत है। और उसी को बेस रखते हुए, क्योंकि हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो उस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो उन्होंने लव जिहाद पर लॉ जो है वो लाने की यहाँ पर बात की है, जहाँ पर 10 साल की सजा जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। आप न्यूज़ देख रहे हो लेकिन कितने कितने उसके अलग अलग एंगल्स निकलते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सिटी की न्यूज़ जो है वही हमें देखने को मिलती है। सिटी की न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक जो ये न्यूज़ है वो आ रही है, महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर राशन देने वाली है। किनको? तो मुंबई सेक्स वर्कर्स जो है उनको पेंडेमिक के दौरान काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और हमारा एथिक्स पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 4 जो है उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जो तबका है, एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है और वो मेन स्ट्रीम में है भी नहीं। मतलब उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो फिर अब वो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, है ना? उनको आप कैसे यहाँ पर हेल्प करोगे? तो अगर आप पे जिम्मेदारी दी गई है कि आपको राशन बांटना है तो इसमें अलग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा कि आपको जो राशन मिला हुआ है कि हाँ आपको मिला हुआ है ये 100 किलो व्हीट मिला हुआ है, समझ लीजिए अनाज मिला हुआ है। अब ये 100 किलो अनाज जो है आप अगर सेक्स वर्कर्स के इसमें नहीं भी बांटते हो तो भी क्या अकाउंटेबिलिटी है? कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना? आप अगर वो पैसों में बांट देते हो, आपको फ्री में मिला है, आप अगर उसको 5 रुपये किलो में भी बांट देते हो तो भी आपको प्रॉफिट होना है। तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप कैसे बच सकते हो? तो किस तरीके से आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इसका कर सकते हो? और दूसरी एक डिबेट इस पर यह भी निकल सकती है कि जब सेक्स वर्कर्स अब यहाँ पर इलीगल माना जाता है, प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, उसकी वजह से ब्लैक मनी जो है रेज, क्योंकि वो चल ही रहा है। अब जब यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि सेक्स वर्कर जो है उनको यहाँ पर राशन देना है, जब ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो फिर जो लीगलिटी है उस पर भी सवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, है ना? अब इसके कई सारे पहलू जो है वो निकल सकते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको क्या लीगल कर दिया जाए, कौन से प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जा सकता है। अब प्रोस्टिट्यूशन अगर लीगल हो जाता है तो क्या रेप केसेस कम हो सकते हैं? क्योंकि आज लोग जो है वो डरते हैं, आज लोग जो है वो घबराते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो अगर प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हैं तो फिर हो सकता है कि वो पुलिस केस में फंसा दे, आपको लूट ले, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे भी मुद्दे जो है बाहर निकल सकते हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव से आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन से इस पर आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, है ना? तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं तो इस पर वही सब चल रहा है, अर्नब गोस्वामी वो सब। फिर उसके बाद स्टबल बर्निंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एडिटोरियल आइडियाज पे जो हमने देख लिया है, फिर एक्सप्लेन सेक्शन भी हमने देख लिया है। वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास नहीं है। सी भी यह है कि चाइना ने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च किया है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जो मून की तरफ जा रहा है। चाइना ने यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर लॉन्च किया है ट्यूसडे को रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, जो रॉक्स जो है मून से वो यहाँ पर वापस लेकर आएगा।
तो ये एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। देखिए क्या है, जैसे लॉन्ग मार्च 5 चाइनाज लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट, ये ब्लास्ट ऑफ हुआ है, तो ये भी आपको पता रहना, नाम भी कभी कभार क्या होता है आपको सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ से हुआ है, तो वेंगचंग स्पेस लॉन्च सेंटर से ये लॉन्च किया गया है। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और चेंज 5 मिशन, ये नाम दिया गया है एंशियंट चाइनीज गॉडेस जो है ऑफ द मून, उनके नाम पर। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता रहने चाहिए। तो ये बाकी और कुछ खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। बाकी अगर हम इकोनॉमी देखते हैं तो वहाँ पर भी नहीं है। ये जो है कार्वी, इसका हमने ऑलरेडी देखा हुआ था क्या चल रहा है। यहाँ पर स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक 5, उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और बाकी तो यही है सब, जो वैक्सीन है उसके बारे में बातें हो रही है, सब हो रहा है। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।